बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम डिस्कस करेंगे एसी थ्रू इंडक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसी थ्रू कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग करंट दें तो वो किस तरह से अपोज करेगा, उसकी वेव रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, वेक्टर डायग्राम क्या होगी, कौन लीड करेगा और उसमें पावर डिसिपेशन क्या होंगी। आज के लेक्चर में हम एसी थ्रू इंडक्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बुक में एक बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने उसी का हाफ पोर्शन यहाँ पे इंडक्टर का इंट्रोडक्शन है वो लिखना है, कोई हेडिंग नहीं देनी। मेन हेडिंग आप पेपर के सेंटर में दे देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और एसी थ्रू कैपेसिटर भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आपने बताना है कि इंडक्टर आमतौर पे एक कॉइल या सोलेनॉइड की फॉर्म में होता है, जिसको हम एक कॉपर की मोटी तार के जरिए बनाते हैं ताकि उसकी सेल्फ इंडक्टेंस लार्ज हो जाए और रेजिस्टेंस कम रहे। हमने पढ़ा है जब इंडक्टर में से करंट को चेंज करते हैं तो उसमें बैक ईएमएफ पैदा होती है जो चेंज इन करंट को अपोज करती है। तो इसका मतलब जब हम इसको अल्टरनेटिंग करंट देंगे, ऐसा करंट जो पहले से ही चेंज हो रहा है, तो ये उस करंट को अपोज करेगा। तो ये सबसे पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरे पैराग्राफ में आपने डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। आपने बताना है, फर्ज करो हमारे पास एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है और इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। इसको हमने अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ अटैच कर दिया है और हम करंट को पहले कंसीडर कर रहे हैं, फिर करंट की मदद से हम वोल्टेज को फाइंड कर लेंगे। वो अभी हम देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। तो इंग्लिश में आप लिखेंगे, कंसीडर अ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L connected with the alternating current source. We first consider the current and then we find the EMF with the help of current as shown in the figure below. The current passing through the inductor is given as, alternating current passing through conductor is given as I is equal to I naught sin of omega t। I naught करंट की पीक वैल्यू है और ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद आपने लिखना है, इफ L इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ये L जो है वो कॉइल की अगर सेल्फ इंडक्टेंस है, देन द चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस अ बैक ईएमएफ इन द कॉइल ऑफ मैग्नीट्यूड। फिर जब हम इस कॉइल में से करंट को चेंज करेंगे तो इसमें से फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ पैदा होगी। उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बराबर होगा L डेल्टा I ओवर डेल्टा टी। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन में। तो इसमें जो ईएमएफ पैदा होगी वो बराबर होगी L डेल्टा I ओवर डेल्टा टी। टू मेंटेन द करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ मस्ट बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। इसकी रेजिस्टेंस तो क्योंकि नेग्लिजिबल है, तो जितनी बैक ईएमएफ पैदा हो रही है उतना ही अप्लाइड वोल्टेज भी होगा। तो हम इसी बैक ईएमएफ की जगह वोल्टेज भी लिख सकते हैं अक्रॉस द इंडक्टर। तो अब यहां पर देखो, ये जो वोल्टेज है ये डेल्टा I ओवर डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I ओवर डेल्टा टी, वेयर ये जो डेल्टा I ओवर डेल्टा टी है ये स्लोप है IT ग्राफ की। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डेल्टा Q ओवर डेल्टा टी स्लोप है QT ग्राफ की, इसी तरह डेल्टा I ओवर डेल्टा टी स्लोप होगी IT ग्राफ की। तो अगर हमें करंट का ग्राफ पता हो तो उसकी स्लोप फाइंड करके हम उसकी मदद से वोल्टेज का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपने लिख दिया, इसके बाद आपने हेडिंग दे देनी है वेव रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपने पैराग्राफ लिखना है, द करंट इज अ साइन फंक्शन विच वेरी विद टाइम। जो करंट है वो साइन फंक्शन है और वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। एट पॉइंट O इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव मैक्सिमम है। वैल्यू 0 है लेकिन स्लोप पॉजिटिव मैक्सिमम है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। तो यानी इस लम्हे वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम होगी। ए पॉइंट पर, एट पॉइंट ए स्लोप इज 0 और अगर स्लोप 0 है तो वोल्टेज इज आल्सो 0। तो ए पॉइंट पे यानी इस इंस्टेंट पे वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाएगी। एट पॉइंट बी स्लोप इज नेगेटिव मैक्सिमम। इस लम्हे भी ढलवान सबसे ज्यादा है लेकिन नीचे को है यानी नेगेटिव मैक्सिमम। तो अगर स्लोप नेगेटिव मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये ग्राफ बन जाएगा। एट पॉइंट सी स्लोप इज 0 तो वोल्टेज भी 0 हो जाएगा
एट पॉइंट डी स्लोप इज अगेन पॉजिटिव मैक्सिमम, तो वोल्टेज भी पॉजिटिव मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास वोल्टेज का ग्राफ बन गया। ये हमारे पास करंट का ग्राफ था साइनोसॉइडल, क्योंकि ये साइन का ग्राफ था, तो इस ग्राफ की स्लोप को देखते हुए हमने वोल्टेज को फाइंड कर लिया। अब आप यहां पे नोट करें, जब करंट का फेज 0 है, वोल्टेज का फेज 90 है, और जब करंट का फेज 90 है, वोल्टेज का फेज 180 बन गया। यानी ये जो वोल्टेज है ये 90 डिग्री लीड कर रहा है करंट से। यही बात हमने यहां पे लिखनी है, वोल्टेज लीड द करंट बाय फेज एंगल 90 डिग्री, देन देयर वेक्टर्स या वेक्टर्स फॉर वोल्टेज एंड करंट आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर बिलो। अगर हम इस डायग्राम को उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो आप देखेंगे जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री लीड कर रहा है करंट से। तो ये बात आपने याद रखनी है। रेजिस्टर में हमने पढ़ा था वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं और उनके वेक्टर पैरेलल ड्रा करते हैं। कैपेसिटर में करंट लीड करता है 90 डिग्री वोल्टेज से, और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री करंट से। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, C फॉर कैपेसिटर एंड C फॉर करंट। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करता है और इंडक्टर में उल्टा है, इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो इसकी डेफिनेशन है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन द फ्लो ऑफ AC इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। इसका इट इज डिनोटेड बाय XL। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर को हमने डिनोट किया था XC से, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर को हम डिनोट कर रहे हैं XL से। तो इसका फार्मूला भी वही है, RMS वोल्टेज ओवर RMS करंट। तो यहां पे जो वोल्टेज है वो है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, और जो करंट है वो है करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर। इट्स यूनिट इज वोल्ट पर एम्पेयर, जो बराबर होता है ओम। तो इसका मतलब इसका यूनिट भी ओम है। रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओम, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का यूनिट भी ओम, और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर का यूनिट भी ओम होगा। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज गिवन एज XL इज इक्वल टू ओमेगा L, और ओमेगा की जगह हम 2πf लिख सकते हैं, तो फिर XL इज इक्वल टू 2πfL। तो यहां पे हमने देखा ये जो फार्मूला है ये हायर क्लासेस में डेरिवेशन है, ये आपने डायरेक्ट ही याद करना है। तो यहां पर आप देखो जो इंडक्टर की अपोजिशन है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम इंडक्टर को लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल देंगे तो ये उसको कम अपोज करेगा, और अगर हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल देंगे तो ये उसको ज्यादा अपोज करेगा। यानी जो इंडक्टर है वो कैपेसिटर के ऑपोजिट बिहेव करेगा। कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ज्यादा अपोज करता था और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कम अपोज करता था, लेकिन जो इंडक्टर है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कम अपोज करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ज्यादा अपोज करेगा। लास्ट पैराग्राफ में हमने लिखना है पावर डिसिपेशन। तो यहां पे भी बिल्कुल वही एक्सप्लेनेशन होगी जो हमने लास्ट टाइम कैपेसिटर के लिए पढ़ी। तो आपने पावर का फार्मूला पढ़ा है, P इज इक्वल टू VI। अगर पावर पॉजिटिव होगी तो मतलब ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, और अगर पावर नेगेटिव होगी तो ये पावर रिजेक्ट कर रहा है, यानी जो एनर्जी स्टोर की है वो खारिज कर रहा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वार्टर के अंदर देखते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में आप देखो जो वोल्टेज का ग्राफ है वो भी लाइन से ऊपर है, और जो करंट का ग्राफ है वो भी लाइन से ऊपर है। तो दोनों पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वार्टर में ये पावर एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड क्वार्टर में आप देखो जो करंट का ग्राफ है वो इस लाइन से ऊपर है, और जो वोल्टेज का ग्राफ है वो इस लाइन से नीचे है। यानी करंट पॉजिटिव और वोल्टेज नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट यानी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी ये पावर वापस ही रिजेक्ट कर देगा। थर्ड क्वार्टर में आप देखें जो वोल्टेज है वो भी लाइन से नीचे है और जो करंट है वो भी लाइन से नीचे है, तो ये दोनों ही नेगेटिव हो गए। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये फिर से पावर को एब्जॉर्ब करेगा। और फोर्थ क्वार्टर में आप देखें जो वोल्टेज है वो लाइन से ऊपर है यानी पॉजिटिव, और जो करंट है वो लाइन से नीचे है यानी नेगेटिव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा नेगेटिव, यानी ये पावर रिजेक्ट कर देगा। तो फर्स्ट क्वार्टर में दोनों पॉजिटिव थे, पावर एब्जॉर्ब हुई। सेकंड में दोनों की साइन ऑपोजिट थी, पावर रिजेक्ट हुई।
थर्ड में दोनों नेगेटिव थे, पावर फिर एब्जॉर्ब हुई, और फोर्थ में दोनों की साइन फिर ऑपोजिट है तो पावर फिर से रिजेक्ट हुई। तो इसका मतलब एक साइकिल के अंदर जो एवरेज पावर डिसिपेशन हुई वो 0 है। तो इसका मतलब ये है कि जो रजिस्टर है अगर हम उसको अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो वो पावर मैक्सिमम ज़ाया करता है, डिसिपेट करता है, लेकिन जो कैपेसिटर है उसमें भी पावर डिसिपेशन 0 है और इंडक्टर के अंदर भी पावर डिसिपेशन 0 है। अब एक बात नोट कर लें कि रजिस्टर में हम ओहम लॉ लगा सकते थे, इसलिए हमने डायरेक्ट वोल्टेज की मदद से करंट फाइंड कर लिया था। कैपेसिटर में हमने पहले वोल्टेज को कंसीडर किया था और फिर वोल्टेज से चार्ज फाइंड किया था, चार्ज से हम करंट निकाल सकते थे, इसलिए कैपेसिटर में हमने वोल्टेज से चार्ज और चार्ज से करंट को फाइंड किया। लेकिन इंडक्टर में हमने पहले करंट को कंसीडर किया क्योंकि करंट की मदद से हम उसकी ईएमएफ और उसके वोल्टेज को फाइंड कर सकते थे। तो ये इसी वजह से डिफरेंस पैदा हुआ है कि हमने यहाँ पे करंट को क्यों पहले कंसीडर किया, वोल्टेज को पहले क्यों कंसीडर नहीं किया। थैंक यू सो मच बेटे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इन दोनों टॉपिक के साथ एक एक एग्जाम्पल है, बहुत आसान है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई मसला पेश आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।